हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेक्शन 3 के साथ। हमने पिछली वीडियोस में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया था लिसनिंग टेस्ट का। सेक्शन 2 में हमने मैप्स बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो सेक्शन 3 करने से पहले आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ज़रूर देखिएगा कि कैसे हमने F+C फॉर्मूला लगाकर अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी, ताकि हमारी आंसर्स को मार्क करने की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। आज हम करेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में स्टेप बाय स्टेप सेक्शन 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सेक्शन 3 किन वेज में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से डिफरेंट होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा आइल्स का लिसनिंग टेस्ट होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं और चारों ही सेक्शंस प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। उसके काफ़ी कारण होते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस करे थे, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ कि सेक्शन 3 और 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे सेक्शन 3 का कॉन्टेक्स्ट होता है वो इजी नहीं होता। जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम डेली बेसिस पे जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सेक्शन 3 में यूजुअली यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल का ये मतलब है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट सुनने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं या फिर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। इसमें यूजुअली 2 या 2 से ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं। आपके साथ में कॉलीग्स भी हो सकते हैं कॉलेज के, या फिर आप किसी ऑफिस सेटिंग में हैं, प्रोफेशनल सेटिंग में हैं, तो उसमें आपके कॉलीग्स हो सकते हैं जो आपके साथ कोई प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे ही जितने भी कॉन्टेक्स्ट्स हैं ये ऑडियो में आपको सुनने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 3। तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से जज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग सेक्शन 3। अगेन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस अटेंशन और फोकस के साथ आप अपना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अटेम्प्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फोकस के साथ आपको सेक्शन 3 और 4 अटेम्प्ट करना होता है। तो याद रखिएगा, सेक्शन 3 में कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उससे आपके आंसर्स को करेक्टली मार्क करने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। आप अगर ऑडियो को सुनते समय कुछ मिस आउट भी कर देते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट को जज करके एक गेस वर्क कर सकते हैं अपने आंसर्स को मार्क करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 3 एंड 4। वैसे तो ये सेक्शन 2 में भी ध्यान रखने की होती है, बट सेक्शन 3 और 4 में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो ये है कि जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, जो स्क्रिप्ट या ऑडियो के ऊपर बेस्ड हैं, वो यूजुअली डायरेक्ट नहीं होते, वो काफ़ी वेज में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस से मेरा क्या मतलब है? देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली उनके आंसर्स आपको स्क्रिप्ट में या ऑडियो में प्रोवाइडेड होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आइल्स लिसनिंग टेस्ट होता है वो एक्चुअली सिर्फ लिसनिंग का टेस्ट नहीं होता, वो एक्टिव लिसनिंग का टेस्ट होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं उसको आप साइमल्टेनियसली समझ भी पा रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं उसको फॉलो कर कर कुछ एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि समरी बना सकते हैं या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्फ्रेंसेस का क्या मतलब होता है? इन्फ्रेंसेस का मतलब है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। आप जो सुन रहे हैं ऑडियो पे उसको सुनकर समझकर उस समझ के बेसिस पे आपने अपने आंसर्स को मार्क करना है। हो सकता है कि आपको अपने आंसर्स डायरेक्टली ऑडियो में ना मिले
उस इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल रूल है जो आपको फॉलो करना है। हमने पिछली वीडियोस में भी ये समझाया था, दोबारा बता देते हैं। वो है कीवर्ड्स का फॉर्मूला। कीवर्ड्स का ये मतलब है कि जो भी कीवर्ड्स या कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए मिलते हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी ऑडियो को ठीक से फॉलो कर पाएँ उन कीवर्ड्स के थ्रू और समझ भी पाएँ कि एक्चुअली ऑडियो में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और कीवर्ड्स कैसे उस ऑडियो से या स्क्रिप्ट से कनेक्टेड हैं। हम ये दोनों ही रूल्स अभी टेस्ट में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे ताकि आप इसको और बेटर समझ सकें। उसके बाद याद रखिए, गोल्डन रूल है, हमें कभी भी नहीं भूलना है कि जो हमारी ऑडियो है वो हमारे लिए सिर्फ एक बार प्ले होगी। उस ऑडियो में हमें क्वेश्चंस को पढ़ने का, आंसर्स को रिव्यू करने का, इंस्ट्रक्शंस को समझने का, हर चीज़ का टाइम दिया जाएगा, लेकिन ये ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले होगी। इसलिए अगेन मेक श्योर कि आप अपने कीवर्ड्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि अगर आप ऑडियो में कहीं पे मिस आउट भी कर देते हैं कुछ, तो आप अपने कीवर्ड्स को फॉलो करके दोबारा से ऑडियो को फॉलो कर सकें। उसके बाद याद रखिए फ्रेंड्स कि जो हमारा सेक्शन 3 है, दैट इज़ नॉट अ मोनोलॉग। अगेन आई टोल्ड यू बिफोर इन अदर वीडियोज़ कि जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 होता है उसमें यूजुअली 2 या 2 से ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं। अब सेक्शन 1 तो बहुत इजी होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक होता है, लेकिन सेक्शन 3 में हमारे नंबर ऑफ़ स्पीकर्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके बीच में जो बातचीत हो रही होती है वो एवरीडे कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, वो एक प्रोफेशनल सेटिंग की कॉन्वर्सेशन होती है, इसलिए उसको फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने बिफोर हैंड अपनी बाकी सारी लिसनिंग टेस्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अब फ्रेंड्स, बिफोर बिगनिंग जस्ट take a moment and review these rules so that you can apply them appropriately in the upcoming test. अब मैं आपके लिए ऑडियो प्ले करूँगी, पर ऑडियो प्ले करने से पहले let us try and understand कि हम सेक्शन 3 में F+C फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेक्शन 3। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 21 से लेके 30 तक। अब हम सबसे पहले तो इनका फॉर्मेट जज करते हैं कि ये किस फॉर्मेट में हमसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस, चूज़ 2 लेटर्स A to E, मतलब कि ABCDE में से हमने सिर्फ 2 लेटर्स को चूज़ करना है। और आप यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। इसका क्या मतलब है कि 21 पे एक लेटर आंसर है और 22 पे एक लेटर आंसर है। मतलब ये जो ABCDE है ये साइमल्टेनियसली वन सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा। वैसे तो ये पूरा ही एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन ये उसके सब टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में डिवाइडेड मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि सेक्शन 21 एंड 22, इसमें हमें एक लेटर जो है मार्क करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस पूरे पैटर्न को मिसजज कर लेते हैं और 21 और 22 पे दे एंड अप मार्किंग 2 letters as their answer because they read that choose 2 letters A to E. अब आपने यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। Remember friends, when we take time to judge the format of the questions, this is where it comes handy. This is where this particular technique is useful for us. यहाँ पर ही हमारा ये टाइम मैनेजमेंट और साथ ही हमारी प्रीवियस बिफोर हैंड प्रैक्टिस काम आएगी, क्योंकि ये उसी से हम जज कर पाएंगे कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो यही फॉर्मेट है इन सारे क्वेश्चंस का। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के सामने सिर्फ एक लेटर आएगा, याद रखिएगा। अब हमने इसके फॉर्मेट को काफ़ी हद तक जज कर लिया है,
इतना जजमेंट काफ़ी होता है, आपको इससे ज़्यादा डीपली जज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आप इससे ज़्यादा जजमेंट कर सकें। अब हमने फॉर्मेट जज कर लिया है, अब बात करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट की। जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमने अपने कीवर्ड्स को मार्क करना है ताकि हम अपनी ऑडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने कोड्स को पढ़ेंगे, सब में हम कीवर्ड्स को मार्क करेंगे ताकि हम उनको अच्छे से जज कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो विच टू कैरेक्टरिस्टिक्स वर शेयर्ड बाय सब्जेक्ट्स ऑफ जोआनास साइकोलॉजी स्टडी। देखिए हमें पता चल गया कि ऑडियो में एक लड़की होगी जोआना और उसकी कोई स्टडी है, साइकोलॉजी स्टडी है, उसके बारे में बात की जाएगी। देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। दे हैड वन प्राइजेस फॉर देयर म्यूज़िक, म्यूज़िक की बात हो रही है, प्राइजेस की बात हो रही है। अब हमें पता नहीं है कि दे कौन है, बट ये हम ज़रूर जज कर सकते हैं कि दे से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा ग्रुप, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, एंड ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छे होंगे बिकॉज यहाँ पे प्राइजेस की बात हो रही है। अगेन दे हैड ऑल मेड म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स। यहाँ पर एक और बात है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है दे। दे से हमारा क्या मतलब है कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में भी बताया था कि सेक्शन 3 में यूजुअली 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये तो प्रूव हो गया कि हमारे पास एक थर्ड पर्सन भी है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जो है अपनी ऑडियो को सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे दे हैड ऑल मेड म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स, अगेन म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स की बात हो रही है। तो हमारे सेक्शन ऑप्शन ए में है प्राइजेस म्यूज़िक, बी में है म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स, सेक्शन सी सबकी एज 27 ईयर्स से कम है, डी ऑप्शन उन दे हैड ऑल टूर्ड इंटरनेशनली, मतलब सारे म्यूजिशियंस ने, ऑब्वियसली दे का मतलब म्यूजिशियंस हुआ, सब ने इंटरनेशनल टूर किया है, एंड दे ऑल प्लेड अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो हमारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस कवर हो गए, 21 एंड 22। उसके बाद बात करते हैं 23 एंड 24 की। अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। 2 points does Joanna make? Which 2 points does Joanna make about her use of telephone interviews? अगेन टेलीफोन इंटरव्यूज़ हमारा कीवर्ड है। जोआना ने किन 2 बातों के बारे में बात किया व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट टेलीफोन इंटरव्यूज़? टेलीफोन इंटरव्यूज़, इट मेंट रिच डेटा कुड बी कलेक्टेड। तो हमारा कीवर्ड हो गया रिच डेटा कलेक्टेड। देखिए इंटरव्यू हम क्यों करते हैं? डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इस बात को समझना आसान है कि रिच डेटा कलेक्ट हुआ। उसके बाद इट अलाउड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स। यहाँ पे देखिए हमने पहले भी बताया था कि जो म्यूजिशियंस की बात हो रही है दे आर ऑब्वियसली द बेस्ट इन देयर फील्ड, क्योंकि उन्हें प्राइजेस भी मिले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हुई है, दे माइट हैव टूर्ड इंटरनेशनली। तो अगेन सो दे आर ऑब्वियसली टॉप परफॉर्मर्स। अगेन ऑप्शन सी stressful atmosphere at times. What led to a stressful atmosphere at times? Telephone interviews. D, it meant interview times had to be limited. टेलीफोन इंटरव्यूज से क्या हुआ कि इंटरव्यू टाइम डिक्रीज हो गया, लिमिट हो गया। ई, इट कॉज्ड सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पे। अगेन सेम पैटर्न, A to E, we have to choose 2 letters. Which 2 topics did Joanna originally intend to investigate in her research? अब we have to remember
कि दो टॉपिक्स की बात हो रही है जो जोएना ओरिजिनली इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी अपनी रिसर्च में। ऑप्शन ए, रेगुलेशंस कंसर्निंग कॉन्सर्ट ड्रेस, कि क्या रेगुलेशंस और रूल्स हैं कि आप कॉन्सर्ट में या कॉन्सर्ट में म्यूजिशियन कैसे कपड़े पहनेगा। बी, ऑडियंस रिएक्शंस टू द ड्रेस ऑफ परफॉर्मर्स, कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। व्हेन वी आर लिसनिंग टू द ऑडियो वी हैव टू कीप आवर ईयर्स ओपन फॉर दीज वर्ड्स। ऑप्शन सी, चेंजेस इन परफॉर्मर एटीट्यूड्स टू कॉन्सर्ट ड्रेस, परफॉर्मर्स कैसे ड्रेस चेंज के रूल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज व्हाट ऑप्शन सी मीन्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, इस वजह से हम क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम लेते हैं ताकि हम अपने गिवन ऑप्शंस को ठीक से समझ पाएं। नाउ ऑप्शन डी, हाउ चॉइस ऑफ ड्रेस रिलेट्स टू परफॉर्मर रोल्स। देखिए, अगर कोई म्यूजिशियन एक पर्टिकुलर ड्रेस को पहनने का डिसीजन लेता है तो इस डिसीजन का या उसकी चॉइस ऑफ ड्रेस का परफॉर्मर के रोल पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ऑप्शन डी इस बारे में है। ऑप्शन ई, लिंक्स बिटवीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रेस चॉइस। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी स्टडी में उसने कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया इस बारे में है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो इस बारे में है कि जोएना ने अपने सब्जेक्ट्स को इंटरव्यू कैसे किया, स्पेसिफिकली टेलीफोन इंटरव्यूज़ को लेकर उसका क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद बात हो रही है कि परफॉर्मर्स दैट इज़ म्यूजिशियंस कॉन्सर्ट में जो ड्रेस पहनते हैं उसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या उसका उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई रिलेशन है। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि ऑडियंस अपने परफॉर्मर्स या फिर म्यूजिशियंस के ऑन स्टेज ड्रेस को देखकर कैसे रिएक्ट करती है। ये सारा ही कॉन्टेक्स्ट है हमारी कॉन्वर्सेशन का जो हमें ऑडियो में सुनने को मिलेगा। अगर हम इसको पहले ही जज कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए ऑडियो के टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 27, 28, 29 एंड 30। तो यहाँ पर हमें सही तरीके से अपने ऑप्शंस को मार्क करना है। सबसे पहले तो हम 21 to 26 मार्क करते हैं, उसके बाद हम इस सेट ऑफ क्वेश्चंस पर आएंगे। लेकिन हम इसके कॉन्टेक्स्ट को अभी पढ़ लेते हैं जो भी हमें ऑन स्क्रीन अवेलेबल है। जोएना कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विमेन परफॉर्मर्स। क्यों? विमेन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैशन। देखिए, इस पूरे सेट में हमसे ड्रेस की बात हो रही थी कि कॉन्सर्ट में जो ड्रेस पहनी जाती है, ऑब्वियस सी बात है जो विमेन होती हैं वो यूजुअली अपनी ड्रेसिंग को लेकर ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर क्योंकि जोएना की जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन थी वो ड्रेस को लेकर ही थी, इस वजह से उसने विमेन परफॉर्मर्स को चूज़ किया। बहुत ऑब्वियस सी बात है। वाई? बिकॉज विमेन में बी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैशन और विमेन्स ड्रेस हैज़ लेड टू मोर कंट्रोवर्सी। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जैसे कंट्री में तो ये हमें अक्सर देखने को मिलता है कि किस तरह विमेन की ड्रेसेस पे ओपनली कमेंट किया जाता है, उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। एंड अगेन, विमेन्स कोड ऑफ ड्रेस इज़ लेस स्ट्रिक्ट देन मेंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि पहले इस सेट ऑफ क्वेश्चन से पहले हमें क्वेश्चंस नंबर यहाँ पर दिए हुए थे। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमारे लिए 25, 26 लिखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 27 लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 27वें क्वेश्चन को मार्क करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं और उसमें से हमने सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। चूज़ द करेक्ट लेटर A, B और C।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन के बाद हमारे पास चेंज ऑफ फॉर्मेट आ गया है। इसीलिए फ्रेंड्स हम टाइम लेते हैं F+C फॉर्मूला को फॉलो करने का, ताकि जहाँ जहाँ फॉर्मेट चेंज हो रहा है हम उसको क्विकली जज कर सकें और गलत आंसर्स को मार्क करना प्रिवेंट कर सकें। तो अब हमें देखिए, हमने जब F+C फॉर्मूला यूज़ किया, टाइम लिया, तो हमें एक बात पता चल गई कि यहाँ से इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन से फॉर्मेट चेंज हो रहा है। हो सकता है कि हमें ऑडियो में इसको जज करने का टाइम दिया जाए अलग से, या फिर हो सकता है कि 25th और 26th क्वेश्चन के बाद एकदम से विदाउट एनी ब्रेक 27th क्वेश्चन शुरू हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने पूरी जजमेंट कर ली है कि क्वेश्चन नंबर 21 to 30 किस तरह से होंगे। सो अब मैं आपके लिए ऑडियो प्ले करूँगी, साथ साथ मैं आंसर्स भी आपको मार्क करके दिखाऊंगी बाय फॉलोइंग आर F+C formula and by following the keywords that we have already marked. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi Joanna, good to meet you. Now, before we discuss your new research project, I'd like to hear something about the psychology study you did last year for your master's degree. So, how did you choose your subjects for that? Well, I had 6 subjects, all professional musicians and all female. 3 were violinists, and there was also a cello player and a pianist and a flute player. They were all very highly regarded in the music world, and they'd done quite extensive tours in different continents, and quite a few had won prizes and competitions as well. And they were quite young, weren't they? Yes, between 25 and 29. The mean was 27.8. I wasn't specifically looking for artists who'd produced recordings, but this is something that's just taken for granted these days, and they all had. Right. Now, you collected your data through telephone interviews, didn't you? Yes. I realised if I was going to interview leading musicians, it'd only be possible over the phone because they're so busy. I recorded them using a telephone recording adapter. I'd been worried about the quality, but it worked out all right. I managed at least a 30-minute interview with each subject, sometimes longer. Did doing it on the phone make it more stressful? I thought it might. It was all quite informal though, and in fact they seemed very keen to talk. And I don't think using the phone meant I got less rich data. Rather the opposite, in fact. Interesting. And you were looking at how performers dress for concert performances? That's right. My research investigated the way players see their role as a musician and how this is linked to the type of clothing they decide to wear. But that focus didn't emerge immediately. When I started, I was more interested in trying to investigate the impact of what was worn on those listening, and also whether someone like a violinist might adopt a different style of clothing from... Now friends, we have completed the previous questions. अब क्वेश्चन नंबर 27 to 30 को पढ़ने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम दिया गया है ऑडियो में ही। तो इस टाइम में अगेन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स बिगिन। मैंने आपके लिए पहले ही कीवर्ड्स मार्क करके रखी है। यू कैन टेक अ मोमेंट एंड टेक अ लुक एट दीज कीवर्ड्स। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट स्लाइटली चेंज हो गया है। पहले हम बात कर रहे थे परफॉर्मर्स की, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम एक्चुअली ऑडियंस की बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द म्यूजिशियंस, और क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स की। तो आपने ध्यान रखना है कि इन दो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। सो नाउ आई विल प्ले द ऑडियो फॉर यू। लेट्स बिगिन। Now listen
and answer questions 27 to 30. You only had women performers in your study. Was that because male musicians are less worried about fashion? I think a lot of the men are very much influenced by fashion, but in social terms, the choices they have are more limited. They'd really upset audiences if they strayed away from quite narrow boundaries. Now, popular music has quite different expectations. Did you read Mike Frost's article about the dress of women performers in popular music? No. Well, he points out that a lot of female singers and musicians in popular music tend to dress down in performances and wear less feminine clothes, like jeans instead of skirts. And he suggests this is because otherwise they'd just be discounted as trivial. But you could argue they're just wearing what's practical. I mean, a pop music concert is usually a pretty energetic affair. Yes, he doesn't make that point, but I think you're probably right. I was interested by the effect of the audience at a musical performance when it came to the choice of dress. The subjects I interviewed felt this was really important. It's all to do with what we understand by performance as a public event. They believed the audience had certain expectations, and it was up to them as performers to fulfill these expectations, to show a kind of esteem. They weren't afraid of looking as if they'd made an effort to look good. I think in the past, the audience would have had those expectations of one another too, but that's not really the case now. Not in the UK, anyway. No. And I also got interested in what sports scientists are doing too with regard to clothing. Musicians are quite vulnerable physically, aren't they? Because the movements they carry out are very intensive and repetitive, so I'd imagine some features of sports clothing could safeguard the players from the potentially dangerous effects of this sort of thing. Yes, but musicians don't really consider it. They avoid clothing that obviously restricts their movements, but that's as far as they go. Now friends, we have completed question number 27 to 30 and आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस को मार्क करना, आंसर्स को ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे रिफ्लेक्ट करने में कि कैसे आप सही आंसर मार्क कर सकते थे। तो सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में डायरेक्टली बात नहीं की गई थी। एक्चुअली बात की जा रही थी इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में और इसके बारे में, लेकिन जो स्पीकर था वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि फैशन और स्ट्रिक्ट रूल्स ये दोनों ही इस पर्टिकुलर क्वेरी पे अप्लाई नहीं करते हैं। उसने विमेन परफॉर्मर्स को एक्चुअली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उनकी जो ड्रेस है, अगर वो नैरो बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा भी ओवरस्टेप कर लेते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया था स्पीकर ने वो था नैरो बाउंड्रीज़। अब ये जो वर्ड है ना, इसको सुनने के बाद मैंने जज किया कि एक्चुअली में नैरो बाउंड्रीज़ को लेकर जो है कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। अगेन मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इनडायरेक्ट ही होंगे सेक्शन 3 में, और इस तरह से हम अपने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। क्वेश्चन 28 में अगेन डायरेक्टली इन ऑप्शंस के बारे में बात नहीं की गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो ऑप्शन ए मैंने मार्क किया है, ये मुझे कैसे पता चला, एक्चुअली जो स्पीकर था उसने सीरियसली वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया, उसने वर्ड यूज़ किया ट्रिवियल। तो मुझे पता है कि ट्रिवियल का ऑपोजिट होता है सीरियसली। ट्रिवियल माने बहुत ही छोटी सी चीज़ जो आप इग्नोर कर सकते हैं, और सीरियसली का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने कहा कि जो विमेन की परफॉर्मेंस है वो ड्रेस से रिलेटेड है, क्योंकि ऑडियंस यूजुअली फीमेल्स की परफॉर्मेंस को ट्रिवियल वे में लेती हैं, तो इस वजह से माइक फ्रॉस्ट ने ये सजेस्ट किया कि विमेन ड्रेस इज़ एक्चुअली अफेक्टेड बाय देयर विश टू बी टेकन सीरियसली। यहाँ पर स्पीकर ने वर्ड यूज़ किया था ट्रिवियल। ट्रिवियल से मुझे पता चला कि उसका ऑपोजिट है सीरियसली, जो हमारा इन्फ्रेंस है, हमें ड्रॉ करना है।
अगेन सेक्शन 29 में ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ठीक से मार्क नहीं कर पाएंगे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड. दिस इज़ वेयर वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है आंसर्स को मार्क करने की. तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस के बारे में बात नहीं हुई थी. एक्चुअली जो स्पीकर था वो ये कहना चाह रहा था कि ऑडियंस की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं परफॉर्मर से. अब बार बार वो यही बात बोल रहा था कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है. और आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को कब फुलफ़िल करते हैं? जब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो इस वजह से जब मुझे सुनाई दिया एक्सपेक्टेशन और जब मुझे क्लोथिंग शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस शुड मेक द एफर्ट टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली, इन दोनों से रिलेटेड मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया ऑडियो में. तो मैंने सिंपली एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ऑप्शन ए मार्क कर दिया. उसके बाद आता है क्वेश्चन 30. अब क्वेश्चन 30 नॉट जस्ट चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट एक्चुअली उसको समझना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दो स्पीकर्स थे, जो हमारा फर्स्ट स्पीकर था जो हमें पता है टीचर था जो इवैल्यूएट कर रहा था जोवाना को, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि म्यूजिशियंस को अपनी बॉडीली इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए या फिर उनके कहे अनुसार ड्रेस करना चाहिए. लेकिन जोवाना ये बताना चाह रही थी कि एक्चुअली जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय फिजिकल इंजरी और गेटिंग फिजिकली इंजर्ड. दे आर मोर कंसर्न्ड बाय हैविंग appropriate physical freedom while performing, बिकॉज उनका एक ही एजेंडा है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी तरह बेटर हो सके और वो बेटर फ्रीडम के साथ और ज़्यादा फिजिकल फ्रीडम के साथ पूरे स्टेज पे परफॉर्म कर सकें. जोवाना इस बारे में बात कर रही थी, लेकिन जो हमारे टीचर थे जो उसे इवैल्यूएट कर रहे थे, वो फिज़िकल इंजरी की बात कर रहे थे. तो इस वजह से यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उन्होंने वर्ड यूज़ किया सेफ गार्ड. तो इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. हालांकि ए और बी भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन पहले क्योंकि सी के बारे में बात हुई और वो टीचर ने कहा तो हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वी वेंट विथ सी. ऑल्सो बिकॉज सेफ गार्ड वर्ड यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ हुआ था बाय द टीचर. तो इस तरीके से हमने अपने सेक्शन 3 के आंसर्स को मार्क करना है. अब अगली वीडियो में हम सेक्शन 4 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. अगेन आई विल गिव यू अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करके आप अपने सेक्शन 4 के आंसर्स को और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी के साथ मार्क कर सकते हैं. टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मेक श्योर कि आप बहुत सारे टेस्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे अपनी प्रोफिशिएंसी को बिल्ड कर सकें. उसके अलावा अगर आपको इस सेक्शन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम एंड स्टे हेल्दी.